तो स्वागत है आपका उत्तराखंड नोट्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं परीक्षा वाणी का चैप्टर नंबर 3, एक ऐतिहासिक अध्ययन। इस चैप्टर पर एक जो वीडियो है वो पहले से ही मौजूद है चैनल पर, जो एमसीक्यूज़ के फॉर्म में है। ये वीडियो जो है उससे आगे का है। ठीक है दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख कहाँ से मिले हैं। दोस्तों, अशोक का एक अभिलेख उत्तराखंड में मिला है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि उत्तराखंड में वो कौन सी जगह है जहाँ से अशोक का एक अभिलेख मिला है। कालसी, देहरादून, हरिद्वार या विकासनगर। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कालसी, जो यमुना और टोंस के संगम पर यह बसा हुआ है, कालसी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया कालसी। अगला क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख में कौन सी भाषा है। जो अशोक का अभिलेख है वो कौन सी भाषा में लिखा गया, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा प्राकृत भाषा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लोगों को क्या कहा गया है। अभी आपसे पूछ रहा है कि जो कालसी का अभिलेख उत्तराखंड में जो कालसी का अभिलेख जो मिला है, ठीक है, उसमें जो है उत्तराखंड के लोगों को क्या कहा गया है। तो आपको बताना है कि उत्तराखंड के लोगों को इसमें क्या कहा गया। पुलिद कहा गया है, या अपारांत कहा गया है, कुड़िद कहा गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, क्या कहा गया है जो उत्तराखंड के लोगों को। तो इसका दोस्तों बताइए, कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लोगों को क्या कहा गया है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा पुलिद। पुलिद कहा गया है यहाँ के निवासियों को, और इस क्षेत्र को कहा गया है अपारांत। ठीक है, क्षेत्र के लिए अपारांत का शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और लोगों के लिए, निवासियों के लिए पुलिद शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कालसी अभिलेख में अपारांत कहा गया। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, कालसी अभिलेख में अपारांत जो शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो वो होता हुआ है उत्तराखंड के लिए। अगला क्वेश्चन, राजकुमारी ईश्वरा का लेख प्राप्त हुआ है कहाँ से। तो ये है आपका लाखा मंडल से जो है राजकुमारी ईश्वरा का लेख प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजकुमारी ईश्वरा के लेख में हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो यदुवंश के बारे में, कुड़िद वंश के बारे में, इनमें से ये दोनों के बारे में, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसका होना चाहिए दोस्तों। तो राजकुमारी ईश्वरा के लेख से हमें प्राप्त जानकारी मिलती है यदुवंश के बारे में। ठीक है, यदुवंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, त्रिशूल लेख की प्राप्ति कहाँ से हुई है। बताइए, त्रिशूल लेख की प्राप्ति गोपेसर से, बाड़ाहाट से, दोनों जगहों से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा दोनों जगहों से। जो त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है वो गोपेश्वर से भी प्राप्त हुआ है और बाड़ाहाट से भी प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में किन राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब जो गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है उसमें 2 राजाओं के नाम लिखे हुए हैं। तो वो राजा कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं, और आपके ऑप्शन है नागपतिनाथ, अशोक छल, दोनों की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों का नाम जो है गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है 9th, कुषाणकालीन मुद्रा जो है प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है। मुनि की रेती से, देहरादून से, लाखा मंडल से, या हरिद्वार से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मुनि की रेती से प्राप्त होती है कुषाणकालीन मुद्राएं। और जो ये मुद्राएं मिली हैं, इन्हीं मुद्राओं से पता चलता है कि कभी उत्तराखंड में कुषाणों का भी राज्य था। मोर ध्वज के बारे में पूछ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, की मोर ध्वज कहाँ गया है। ये कहा गया है दोस्तों कोटद्वार को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांडुकेश्वर, कंडारा तथा बैजनाथ से किन राजाओं के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। अब बताइए आप, जो
यहाँ से पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ से किन राजाओं के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वेरी सिंपल, कार्तिकेयपुर राजाओं के। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, या ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा चुका है कि बैजनाथ ताम्रपत्र संबंधित है तो 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें कुड़िद होता है, कार्तिकेय होता है, कुषाण होता है, या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर होगा कार्तिकेयपुर राजाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। प्राचीन काल के लेखों में प्रतिहार कहा जाता था। अब आपसे ये पूछ रहा है कि जो प्रतिहार है, ठीक है, प्राचीन काल में प्रतिहार किसको कहा जाता था? तो बताइए प्रतिहार किसको कहा जाता था? तो प्रतिहार कहते थे दोस्तों द्वार रक्षक को, जो द्वारपाल होते थे ना, उनको कहा जाता था प्रतिहार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुलचारिक कहा जाता था। कुलचारिक किसको कहा जाता था? ये और दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन है कुलचारिक, ये क्वेश्चन आयोग पूछ चुका है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तहसीलदार। तहसीलदार को कहते थे कुलचारिक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों को देखकर बताइए कि वो कौन सा वंश था जिसको प्रथम राजनीतिक शक्ति होने का जो गौरव वो प्राप्त है। तो इसका आंसर है दोस्तों कुड़िद। कुड़िद जो है उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। और जो कत्यूरी थे, सॉरी कार्तिकेयपुर थे, कत्यूरी नहीं कार्तिकेयपुर, तो कार्तिकेयपुर को प्रथम ऐतिहासिक शक्ति होने का जो गौरव प्राप्त था। ऐतिहासिक शक्ति नहीं, ऐतिहासिक राजवंश होने का गौरव प्राप्त था कार्तिकेयपुर को। अगला क्वेश्चन है, कुड़िद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कुड़िद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था दोस्तों अमोघ भूति। ये कुड़िद वंश का सबसे शक्तिशाली जो है शासक था। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पूछा जा चुका है कि किस वंश की मुद्राओं में देवी तथा मृग का अंकन मिलता है? ठीक है, वो कौन सा वंश है जिनकी जारी की गई मुद्राओं में देवी तथा मृग का अंकन मिलता है? तो वो है दोस्तों कत्यूरी वंश, सॉरी कुड़िद वंश। कुड़िद वंश के शासक हैं वो जिनकी मुद्राओं पर देवी और मृग का अंकन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कटारमल का सूर्य मंदिर स्थित है। पता नहीं कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है आयोग अलग अलग तरीके से, तो इसका तो मैं आपको यही बता देता हूँ, सिंपल इसका आंसर है अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा वो जगह है जहाँ पर कटारमल का सूर्य मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर का, कटारमल का सूर्य मंदिर उत्तराखंड में किसके निवास की पुष्टि करता है? मतलब ये पूछ रहा है कि किनका ये जो कटारमल सूर्य मंदिर है ये किन शासकों ने बनवाया था? ठीक है, ये आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो इसके ऑप्शन है वो है शक, यक्ष, यादव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से आंसर क्या होगा। तो ये दोस्तों इनमें से आंसर होगा शकों की। ठीक है, शकों के निवास की पुष्टि करता है कटारमल सूर्य मंदिर, क्योंकि ये शकों ने ही इसको बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों सीलवर्मन ने। सीलवर्मन इसका राइट आंसर होगा। एक्चुअल में दोस्तों ऐसा है कि जो जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ परीक्षावाणी के, ये चैप्टर नंबर 3 से है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ। और जो ये परीक्षावाणी जो बुक है वो कितनी इम्पोर्टेंट है वो आप इसी बात से इसको पता लगा सकते हैं कि ये इससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति
किस भाषा में लिखा गया है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, प्रयाग प्रसिद्धि किस भाषा में लिखा गया है, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में 31 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर है संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन, भीमसेन हरिद्वार आया था। कब आया था भीमसेन हरिद्वार? तो ये आया था दोस्तों, ये आया था, इसका जो आंसर है इनमें से कोई नहीं। एक्चुअल में ये 634 में आया था। ठीक है, 634 ईस्वी में ये हरिद्वार आया था। तो इसमें 634 कहीं है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। आप नोट डाउन कर ले कि 634 ईस्वी में हेनसोन आया था। हेनसोन द्वारा हरिद्वार का माप बताई गई थी। जब हेनसोन यहाँ आया, उसने पूरे हरिद्वार को देखा, तो उसने हरिद्वार का जो आकार है कि कितने बड़े क्षेत्र में जो है हरिद्वार फैला हुआ है, वो उसने बताया था। तो ये उसने बताया था 20 ली। 20 जो है ली, ये जो ली है ये एक चीनी माप है। तो चीन से आया था, तो जाहिर सी बात है कि वो चीनी माप में ही बताएगा। तो चीन से आया था, तो उसने चीनी माप में ही बताया कि 20 ली के क्षेत्रफल में जो है हरिद्वार फैला हुआ है। तो इसका आंसर होगा 20 ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कनिंगम के द्वारा पूरे उत्तराखंड को कहा गया है। तो बताइए दोस्तों, क्या कहा गया है पूरे उत्तराखंड को कनिंगम के द्वारा? तो आपके ऑप्शन है ब्रह्मपुर, गोविसण, मोरध्वज या इनमें से कोई नहीं। सोचिए दोस्तों, अगर आपने परीक्षा वाणी पढ़ी है तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपने परीक्षा वाणी जो है पढ़ी है पहले, तो आपके रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ब्रह्मपुर। उसने पूरे उत्तराखंड को ब्रह्मपुर कहा है कनिंगम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 24वां, कार्तिकेयपुर राजवंश का समय काल माना जाता है। कार्तिकेयपुर का जो समय काल है वो कब से कब तक माना जाता है? 700 से 1030 ईस्वी तक, 700 से 1050, 820 से 830 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर होगा कार्तिकेयपुर राजवंश का, तो वो होगा 700 से 1030 ईस्वी तक जो है कार्तिकेयपुर राजवंश का समय काल माना जाता है। योध्या शासकों की जो मुद्राएं हैं, आपका जो क्वेश्चन है वो है कि जो योध्या शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है। तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है जौनसार भाबर, कालोडाना, दोनों स्थानों से या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर जौनसार भाबर और कालोडाना दोनों है। दोनों जगहों से जो है योद्धाओं की मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर होगा इन दोनों स्थानों से। अगला क्वेश्चन है, कालसी, जो कालसी जगह है जहाँ से अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है, वो किन नदियों के संगम पर स्थित है? और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो जो कालसी का जो अभिलेख है वो इसकी खोज करी थी जेम्स फॉरेस्टर ने। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। तो अभिलेख की खोज करी थी जेम्स फॉरेस्टर ने। तो जो आपके ऑप्शन है वो है यमुना टोन्स, यमुना भागीरथी, अलकनंदा भागीरथी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो है टोन्स देहरादून और हिमाचल का बॉर्डर बनाती है, और यमुना जो है उत्तरकाशी से बहते हुए देहरादून में प्रवेश करती है। देहरादून के पास से टोन्स में, ये टोन्स और यमुना देहरादून के पास मिलती है। तो इस जो सवाल है इसके ऑप्शन देख के और आराम से पता लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यमुना तो देहरादून के में आती है लेकिन भागीरथी नहीं आती है, अलकनंदा भी देहरादून की तरफ नहीं आती है, भागीरथी भी नहीं आती है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल होंगे नहीं। ठीक है, बचा ये वाला ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन है यमुना एवं टोन्स। तो कालसी जो है यमुना टोन्स के संगम पर स्थित है। ठीक है, अगला वन लाइनर है। कुछ जो है प्राचीन नाम है जो वर्तमान क्षेत्र है उनके प्राचीन नाम। तो वीरभद्र ऋषिकेश को कहा गया है। ठीक है, या ये कहें कि ऋषिकेश का प्राचीन नाम वीरभद्र, जो कोटद्वार का प्राचीन नाम मोरध्वज और काशीपुर का प्राचीन नाम गोविसण, पौड़ी को कहा गया है कालों का डांडा, और
अशोक के अभिलेख में उत्तराखंड के लोगों को क्या कहा गया है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन ऊपर आया था, तो उत्तराखंड के लोगों को पुलिद कहा गया है और जो इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन, सॉरी 27 क्वेश्चन। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 3 से आपके लिए हम लेके आए थे। अभी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अभी ये एंशिएंट हिस्ट्री है, इसके बाद मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री आएगी, देन उसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री आएगी। और मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट होती है उत्तराखंड की, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था जो है एंशिएंट हिस्ट्री का एक और पार्ट। अब इसके बाद जो है एक और पार्ट आएगा छोटा सा कत्यूरी राजवंश का, उसके बाद फिर चंद्रवंश का आएगा। ठीक है, और ये जो है एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ये जो है एंशिएंट से मिडिवल से मॉडर्न से। ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि यार क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ये क्वेश्चन तो उनसे मैच नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके परीक्षावाणी से है, पर्टिकुलर परीक्षावाणी के अंदर जो मैटर दिया हुआ है उसी मैटर से हमने एमसीक्यूज बनाए, ताकि आपको परीक्षावाणी जो है अच्छी तरीके से वो याद हो जाए, आपका बेस मजबूत हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे इससे आगे के एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय उत्तराखंड।